हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वेंस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आप सभी के आरबीएससी बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक आ रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उस तैयारी की श्रृंखला में केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे यूट्यूब चैनल से निरंतर आपको केमिस्ट्री की क्लासेज मिल रही हैं और हम एक असाइनमेंट है जिसके जरिए आपको रिवीजन क्लासेज ला रहे हैं। इस असाइनमेंट में आपको हर तरीके का क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है उस क्वेश्चंस के बारे में हम आपको पहले बताते हैं, फिर उस क्वेश्चंस को आपको समझाते हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से आपका आंसर आप उसमें लिख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको एक रिवीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरे साल जब आप पढ़ते हैं तो उस पढ़ने का आपको लास्ट में कंक्लूजन जो होता है वो एक रिवीजन होता है। तो एक वन शॉट रिवीजन हम इसको कह सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले जो बताऊंगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का दूसरा हमारा चैप्टर है। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग जो शेखावाटी मिशन 100 का असाइनमेंट है उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमारे आते हैं उनके बारे में मैं आपको एक बार ब्रीफली जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं और आपने कितने पढ़ लिए हैं और कितने आपसे बच गए हैं। देखिएगा, तो ये वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन जो है आपका वो भी 6 मार्क्स का है। पिछले वीडियो में जब हम लोग बात कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे सॉल्यूशन बिलियन चैप्टर की, वो भी आपका 6 मार्क्स का था। इसमें हम लोग अगर टॉपिक वाइज बात करें तो कौन कौन से टॉपिक हमको यहाँ से पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स को मैं एक बार आपके सामने लिखा बताता हूँ कि वो कौन कौन से टॉपिक हमको यहाँ से पढ़ने होते हैं। तो देखिए, टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमको जो टॉपिक पढ़ने होते हैं वो टॉपिक है हमारे पास। एक कोट से इसका स्टार्ट करूंगा, पढ़ लो आज जी जान से, क्योंकि कल उड़ान है आसमान से। आप सभी विद्यार्थी जो आसमान में उड़ान भरने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। चीज़ें क्या है कि एक दूसरे से लिंकेज हैं, तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं एक बार सिलेबस को आपको ब्रीफली समझाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा, इस टॉपिक में इसका नाम है विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में जो टॉपिक आते हैं हमारे पास वो कौन से आते हैं। पार्ट फर्स्ट में पहला टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। बेटा जी, विद्युत रासायनिक सेल में हमको जो पढ़ना है वो डेनियल सेल पढ़ना है। डेनियल सेल, डेनियल सेल के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 2 जो है हमारा वो है यहां से सेल विभव और अर्ध सेल विभव। सेल विभव व अर्ध सेल विभव। टॉपिक नंबर 3 जो हमको यहां से पढ़ना है वो पढ़ना है हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। टॉपिक नंबर 4 जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। टॉपिक नंबर 5 जो है पार्ट फर्स्ट के अंदर वो है हमारे पास नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण। और टॉपिक नंबर 6 जो है वो है आपका सेल विभव एवं सेल विभव एवं
गिब्स मुक्त ऊर्जा या साम्य स्थिरांक संबंध। ये टॉपिक हमको पार्ट फर्स्ट में पढ़ने होते हैं। इस प्रकार से हमारा पार्ट फर्स्ट क्लियर हो जाता है। विद्युत रासायनिक सेल जो है उसमें डैनियल सेल पढ़ना है। सेल विभव व उसका हम लोग बात करें, सेल विभव व अर्ध सेल विभव में हमको पढ़ना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो SHE हमको पढ़ना है, यहाँ से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट विद्युत रासायनिक श्रेणी हमको पढ़नी है। एक सीरीज बनती है जो अपचयन विभव के मानों की सीरीज है। अगला हमको पढ़ना है नस्ट इक्वेशन, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी सेल का ई सेल निकालते हैं, जिसको बोला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल या EMF ऑफ सेल। इसके अलावा सेल विभव एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा या साम्य स्थिरांक के बीच में संबंध निकालते हैं कि सेल विभव में और साम्य स्थिरांक के बीच में क्या संबंध होता है। ये पहले पार्ट में हमको पढ़ना होता है। इसी चैप्टर का दूसरा जो पार्ट आता है हमारे पास, वो पार्ट आता है आपका, इसी चैप्टर का दूसरा जो पार्ट हमारे पास आता है वो आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में जो हमको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है, पहला जो टॉपिक है पार्ट सेकंड का वो है आपका विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। देखिए बेटा, वो पहला था विद्युत रासायनिक सेल, ये है विद्युत अपघटनी सेल, दोनों डिफरेंट हैं। दूसरा विद्युत अपघटनी सेल में हमको पढ़नी होती है चालकता। विद्युत अपघटनी सेल की चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। इसके अलावा हमको पढ़ना होता है चालकत्व। इसके अलावा हमको पढ़ना होता है प्रतिरोध। ये सब बातें हमको पढ़नी होती हैं। इसके अलावा जो हमको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है विद्युत अपघटन के उत्पाद। विद्युत अपघटन के उत्पाद व नियम। और बेटा जी, नियम जो हैं विद्युत अपघटन के वो दो नियम हैं। पहला है फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा है फैराडे का दूसरा नियम। इसके अलावा हमको यहां से पढ़ना है पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में पढ़ना है हमको कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से हमको ये पढ़ने हैं दूसरे फेज में। इसके अलावा हमको दूसरे फेज में ही पढ़ना होता है बैटरी। बैटरियां पढ़नी होती हैं, जिनको हम लोग सेल भी बोलते हैं। बहुत सारे सेलों को मिला के बैटरी बनती है। और बैटरियों में हमको पढ़ना होता है प्राथमिक बैटरी और दूसरी हमको पढ़नी होती है द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी जो होती है वो हमको पढ़नी होती है और द्वितीयक बैटरी पढ़नी होती है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं मरकरी सेल, शुष्क सेल, और इसमें पढ़ने होता है हमको सीसा संचायक सेल। दूसरा होता है हमारे पास निकल कैडमियम सेल। इसके अलावा हमको यहां से पढ़ना होता है हाइड्रोजन या H2O2 ईंधन सेल। ये सेल हमको यहां से पढ़ने होते हैं। और लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका संक्षारण।
संचारण में लोहे पर जंग लगना हमको पढ़ना होता है, इसके रोकथाम और इसके उपाय पढ़ने होते हैं। मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हमको यहाँ से पढ़ने होते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्टिंग से अगर बात करें तो पार्ट फर्स्ट में विद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल, सेल विभव, अर्ध सेल विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, विद्युत रासायनिक श्रेणी, नैनसर्ट समीकरण, सेल विभव और साम्य स्थिरांक का संबंध। इसके अलावा विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल में चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकत्व और प्रतिरोध पढ़ना होता है। इसके अलावा वैद्युत अपघटन के उत्पाद आपको पढ़ने होते हैं, और इस उत्पाद में नियम जो आते हैं हमारे पास, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, और फिर कोलरास का नियम, कोलरास के नियम के तीनों अनुप्रयोग। और इसके अलावा हमको बैटरी पढ़नी होती है, जिनमें प्राथमिक बैटरी मरकरी सेल और शुष्क सेल, द्वितीयक बैटरी सीसा संचयक सेल, निकल कैडमियम सेल, और H2O2 ईंधन सेल पढ़ना होता है। और लास्ट टॉपिक जो होता है हमारा वो होता है संचारण, इसके उपाय, रोकथाम के, और ये कैसे आपका संचारण लागू होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए साहब आज के टॉपिक। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो शेखावाटी मिशन 100 का जो हमारा असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि असाइनमेंट में किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। देखिएगा, हम पहुंच चुके हैं हमारे असाइनमेंट पर। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपका सबसे पहले एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। हमारे पास जो है वो बहु वैकल्पिक प्रश्न है, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम यहाँ कह सकते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग यहाँ से करेंगे सॉल्व। तो बेटा जी, पहला जो है, विद्युत अपघट्य की चालकता किसकी गति के कारण होती है? तो विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं उनमें चालकता आयनों की वजह से होती है। जैसे NaCl है, और NaCl में विद्युत धारा क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि आयन जो है NaCl अपने आयनों में टूटता है, Na+ और Cl- में कोई इलेक्ट्रॉन का वो नहीं है ट्रांसफर। यहाँ केवल और केवल जो चालकता प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से? आयनों की वजह से हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आयनों की वजह से होगा। ठीक है, 4 धातुओं के ऑक्सीकरण विभव निम्न प्रकार हैं। देखो, लिथियम का ऑक्सीकरण विभव। अब आपको कैसे पता लगा कि ये ऑक्सीकरण विभव है? बेटा जी, ऑक्सीकरण विभव का पता ऐसे लगा कि लिथियम +2 में चेंज हो गया है, सॉरी लिथियम +1 में चेंज हो गया है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अंक इसका जो आ रहा है, ऑक्सीकरण जो विभव आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास प्लस का 3.045 वोल्ट। कैल्शियम का ऑक्सीकरण विभव प्लस का 2.870 वोल्ट आ रहा है। जिंक का जो आ रहा है वो आ रहा है 0.762 वोल्ट। और फेरस जो है हमारे पास, देखिए फेरस है, ये +3 होता तो फेरिक होता। फेरस का जो आ रहा है वो आ रहा है 0.441 वोल्ट। तो बेटा जी, एक बात आपको यहां से याद रखनी है कि जिन धातु का ऑक्सीकरण विभव का मान, या जिस धातु का अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव का मान जितना ज्यादा धनात्मक होगा, वह धातु उतनी ज्यादा क्या होगी? अपचायक होगी। तो लिथियम जो है यहां से वो क्या होगा? प्रबल अपचायक। लिथियम के लिए जो ऑक्सीकरण विभव का मान है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब बात करें कि अपचयन विभव के मान दे दिए हमको, तो अपचयन विभव का मान जिसका जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वह धातु उतनी ज्यादा क्या होगी? अपचायक होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो प्रबल अपचायक कौन होगा भाई? यहां से लिथियम होगा। जिंक को आयरन पर लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइजेशन आयरन या गैल्वेनाइज आयरन बनाया जा सकता है, परंतु इसके विपरीत क्रिया संभव नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, क्यों नहीं है इसके विपरीत क्रिया संभव? क्योंकि देखिए, जिंक जो होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव होता है जिंक का। Zn का जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो होता है बेटा जी आपका -0.76 वोल्ट। तो जिंक का जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो होता है ऋणात्मक, और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव होता है, इसलिए आयरन से क्या होता है? अधिक होता है। जिंक का जो इलेक्ट्रॉन विभव है वो आयरन से क्या है? अधिक। और अधिक इलेक्ट्रॉन विभव है तो हम लोग जिंक को तो आयरन पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन आयरन को जिंक पर चढ़ाएंगे तो ज्यादा सक्रिय धातु हो जाएगा, तो गैल्वेनाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव आयरन से अधिक है, इसलिए ये इसमें ऑप्शन सी आएगा। क्योंकि जिंक हल्का होता है, हल्के से कोई मतलब नहीं। जिंक का गलनांक आयरन से कम होता है, इससे मतलब नहीं है। जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव आयरन से अधिक होता है, ये बात आयरन से अधिक होता है, आयरन से अधिक है। जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव आयरन से अधिक। दोनों ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं, तो ये दोनों ही क्या होंगे? इसमें सही हो सकते, सही होंगे। एक सेल के बारे में यहां से आपसे पूछा है। एक सेल के बाएं एवं दाएं इलेक्ट्रॉन का अपचयन विभव के संबंध को आपको ईएमएफ, सेल का ईएमएफ होगा, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से बनेगा। देखिए, इस ईएमएफ निकालने के लिए लेफ्ट माइनस राइट नहीं,
लेफ्ट माइनस राइट नहीं, राइट लेफ्ट प्लस राइट नहीं, राइट माइनस लेफ्ट जो होगा वो सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए किसी भी सेल का ईएमएफ जब हम निकालते हैं तो ईएमएफ होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ई कैथोड जो होता है, कैथोड जो होता है बेटा जी, वो होता है राइट साइड में। एक फॉर्मूला होता है LOAN। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर होता है और नेगेटिव साइन होता है। तो राइट साइड में होगा कैथोड, राइट में होगा, और यहां से हम लोग बताएंगे कि ये क्या होगा आपका, राइट में होगा, और ये कहां होगा, लेफ्ट में आपका एनोड होगा। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट इसका राइट आंसर होगा यहां से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट जो है केसीएल की विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता। केसीएल की विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता तनुता बढ़ाने पर निम्न प्रकार से क्रम से परिवर्तित होती है। देखिए विशिष्ट चालकता जो होती है वो क्या होती है, और तुल्यांकी चालकता जो होती है वो क्या होती है। कप्पा को बोलते हैं विशिष्ट चालकता, और लेमडा एम जो होती है, लेमडा इक्वलेंट जो होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, देखिए कप्पा को बोलते हैं चालकता या विशिष्ट चालकता, और लेमडा इक्वलेंट को बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। अब सुनना भाई ध्यान से। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें कि तनुता बढ़ा रहे हैं, हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, तो प्रति इकाई आयनों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, आयनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में वो हो जाएगी बेटा जी कम। और आयनों की संख्या कम होगी तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है भाई, लेकिन यहां अगर हम लोग बात करें तो आयनों की संख्या जो होगी वो तो बढ़ेगी, प्रति इकाई आयतन में कम होगी, लेकिन आयनों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि तनुता बढ़ा रहे हैं। और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो लेमडा इक्वलेंट जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले कम होगी और उसके बाद क्या होगी, बढ़ेगी। केसीएल की विशिष्ट चालकता का मान कम और तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ता है। कब? जब हम उसकी सांद्रता जो उसकी क्रम से परिवर्तित होगी। तनुता बढ़ाने पर सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो या तो तनुता बढ़ाएं या फिर हम सांद्रता को क्या करें, कम। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव कितना होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन का सेल विभव निकालना है या इलेक्ट्रॉन विभव निकालना है, अर्ध सेल विभव निकालना है, इलेक्ट्रॉन विभव निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको किसी भी सेल के रेफरेंस में लेते हैं, संदर्भ में लेते हैं, और वो संदर्भ सेल हम लेते हैं, उस सेल का विभव हमें पहले से ज्ञात होता है। तो हमारे पास जो सिलेबस में सेल दे रखा है वो संदर्भ वाला सेल दे रखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE कहते हैं। तो SHE के साथ में हम लोग क्या करेंगे, उसका कनेक्शन बनाएंगे, और SHE को हम लोग क्या लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, जिससे कि हमारा जो SHE है वो क्या करेगा, जीरो जिसका विभव होगा, और जो टोटल विभव सेल का आएगा वो उस सेल को SHE के साथ जिसको जोड़ा है उसका विभव आएगा। ठीक है, तो इस सेल का विभव कितना होगा, वो विभव होगा बेटा जी इसका जीरो। जीरो इसका क्या होगा, यहां से विभव होगा, तो इसका विभव जीरो होगा। ऑप्शन दे रखा है हमारे पास शून्य, ऑप्शन नंबर सी शून्य इसका विभव होगा। निम्न में से किसके द्वारा लोहे में जंग लगने का उत्प्रेरण होता है। लोहे में जो जंग लगता है वहां H+ जो होता है वो उत्प्रेरण का कार्य करता है। लोहे में जो जंग लगता है वो H+ होता है, वो उत्प्रेरण का कार्य करता है। ठीक है, याद रखना ये उत्प्रेरण का कार्य करता है लोहे में जंग लगने पर H+, क्योंकि नमी होती है, मॉइस्चर पानी होता है, और पानी जो होता है उसमें से H2O वो H+ वहां से उत्प्रेरण का कार्य करता है। मोलर चालकता की इकाई भैया जी, मोलर चालकता को बोलते हैं लैम्डा एम, और लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम। ठीक है, अब यहां से हम लोग बात करें, इसकी इकाई जो होती है वो होती है आपकी सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। याद रखना, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस, अच्छा मोल इनवर्स क्यों होती है, क्योंकि एम नीचे आ रहा है, मोलरता नीचे आ रही है, तो मोल इनवर्स हो जाएगा इसका। और सीमेंस मीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि कप्पा की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, कप्पा। कप्पा की यूनिट क्या होती है, कप्पा जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कप्पा जो है उसकी यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर।
या सीमेंट मीटर, सीमेंस जो है वो मीटर में आता है, कप्पा की यूनिट। जंग का सूत्र बताइए क्या होता है? तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3XH2O। जितना ज्यादा वाटर होगा उतना हम वाटर ले लेंगे यहाँ। तो Fe2O3.XH2O मतलब जंग जो लगती है उसमें Fe जो है वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मतलब फेरिक होता है। क्या होता है बेटा जी? फेरिक होता है, फेरस नहीं होता है, फेरिक होता है। तो जंग फेरिक ऑक्साइड होता है जंग जो होता है। तो जंग लगने का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O यहां से बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में कॉपर+2 तथा Zn+2 आयनों की सक्रियता इकाई होने पर, मतलब इसकी सांद्रता जो है वो इकाई है, एक है, तो इसमें सेल विभव का मान कितना होगा आप सब लोग जानते हैं। डैनियल सेल के लिए जो सेल विभव होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। डैनियल सेल के लिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सेल विभव का मान 1.1 होता है। और इसको नस्ट इक्वेशन में लगा के हम लोग देखते हैं तो भी हमारे पास इसका मान कितना आता है? 1.1 आता है डैनियल सेल के लिए। ठीक है, डैनियल सेल के लिए सेल विभव का मान 1.1 आता है, मतलब कि डैनियल सेल के लिए ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो है आपकी 1.1। और ई नॉट सेल का मतलब है मानक सेल विभव। मानक का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन, बोले तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब सक्रियता एक होनी चाहिए, सांद्रता एक है, एक इकाई के बराबर है। चलते हैं भाई आगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है वो आपके फिलिप्स वाला क्वेश्चन है। तो फिलिप्स क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, देखिए, वह साधन जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी जब मैं आपको टॉपिक बता रहा था तो मैं आपको सारे रिवीजन भी करा सकता था वहां, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है जो मैंने टॉपिक में बोले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहां देखने वाला है भाई। तो यहां जब देखेंगे तो उनको अपन पढ़ लेंगे आराम से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि वह साधन जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? वैद्युत रासायनिक सेल। क्योंकि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। मतलब कि केमिकल एनर्जी जो है, मान लो जैसे हम केमिकल भर लिया Zn+2, जैसे केमिकल भर लिया हमने, इसमें जिंक सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। और वो जो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट है वो रसायन है, केमिकल है, और केमिकल से क्या जनरेट कर रहे हैं हम लोग? विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं जिनमें रसायन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। और ऐसे सेल जिससे विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। क्योंकि विद्युत अपघटनी सेल में लाइट दी जाती है और यहां से लाइट ली जाती है। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है भाई। विद्युत रासायनिक श्रेणी में फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव उच्चतम होता है। देखिए, मानक इलेक्ट्रॉन विभव की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, और सबसे कम अगर बात करें मानक इलेक्ट्रॉन विभव की तो लिथियम का होता है, क्योंकि प्रबल अपचायक लिथियम है और ये प्रबल दुर्बल अपचायक है सबसे। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये तो आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। चालकता का मात्रक क्या होता है? सीमेंस। सीमेंस, सीमेंस क्या होता है पहले तो ये देख लो। सीमेंस होता है ओम इनवर्स। सीमेंस को क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स। तो सीमेंस बराबर ओम इनवर्स, कहीं भी सीमेंस बोलूंगा तो इसका मतलब है ओम इनवर्स। देखो, ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं, ओम इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी भाई। चालकता का ऐसा ही मात्रक है सीमेंस मीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, किसी विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को, देखिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मतलब क्या है? अनंत तनुता का मतलब है कि इससे ज्यादा तनु उसको नहीं कर सकते। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा इनफाइनाइट एम जो है उसको हम लोग बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। क्या बोलते हैं बेटा जी? सीमांत मोलर चालकता। और बेटा इसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी कहते हैं, और इसको शून्य सांद्रता पर भी कहते हैं। किस पर कहते हैं? शून्य सांद्रता पर। शून्य सांद्रता का मतलब क्या है कि तनुता बहुत ज्यादा करती तो सांद्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता, दोनों बातें क्या है? एक ही है। इनको बोला जाता है सीमांत मोलर चालकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलरास का जब नियम पढ़ेंगे तो ये चीज काम में आएगी भाई। ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम जीरो का मान, जीरो का मान किससे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, कोलरास का नियम जो होता है उसकी सहायता से हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है उसको तो डायरेक्ट हाइड्राइसिस करेंगे और उसके किसका मान? लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए हम लोग अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान
तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, प्रबल विद्युत के लिए तुरंत कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ पूर्णतः वियोजित होते नहीं है, तो उनके लिए जब हमको मान ज्ञात करना होता है तो प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोलरास के नियम, इसका मान किससे ज्ञात कर सकते हैं, कोलरास के नियम से। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर उत्पाद क्या बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो भैया जी देखो यहां से एक बार आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, ठीक है, इसमें आपने ले लिया है NaCl, Na प्लस Cl माइनस होगा, H प्लस होगा, OH माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया आपने, और इलेक्ट्रॉन पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ कौन कौन से होंगे, या जमने वाले पदार्थ कौन कौन से होंगे। तो बेटा उत्पाद बनेंगे यहां से Na प्लस OH माइनस, बोले तो NaOH बन जाएगा एक, तो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, और एक बनेगा यहां से Cl2 उत्पाद आपका, एक आपका H2 बनेगा। मतलब कि H2 जो गैस है वो तो आपकी जम जाएगी कैथोड पर जाके, और ये दोनों एनोड पर जाके क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये तीनों उत्पाद यहां से बनते हैं, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि पिछली बार भी इस तरीके का सवाल पूछा गया था पेपर में। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होता है, कम होता है। देखो कैसे, तनुता आपने बढ़ाई, तनुता बढ़ाई मतलब सांद्रता जो है वो आपने कम की, और सांद्रता आपने कम की, तो सांद्रता कम करने पर आयनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। आयनों की संख्या क्या हो गई, कम। आयनों की संख्या कम हो गई, तो आपके पास जो विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व जिसको बोला जाता है चालकता, जिसको बोला जाता है कप्पा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका, एक फैराडे आवेश के बराबर होता है। एक फैराडे आवेश जो होता है, मतलब 1 फैराडे जो आवेश होता है वो होता है आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई 1 मोल पर आवेश पर, एक आवेश पर कितना एक आवेश जो होता है, या एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 10 की पावर 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। तो बेटा यहां से हमारे पास डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो कूलाम आएगा। तो 1 मोल या 1 फैराडे जो आवेश होता है वो किसका होता है, 1 मोल आवेश का होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो 1 फैराडे आवेश 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, ये देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यहां देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 फैराडे के बराबर होता है, तो मतलब इतने फैराडे होता है, इतना आवेश जो होता है वो 1 फैराडे होता है। ठीक है, जंग का फॉर्मूला होता है आपका Fe2O3.XH2O, ये फेरिक स्टेट में होता है, Fe किस में होता है, +3 स्टेट में। एक सेल का मानक सेल विभव एवं साम्य स्थिरांक के बीच संबंध बताओ। तो बेटा जी मानक सेल विभव और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर मानक सेल विभव, तो ई नॉट सेल हो गया माइनस के 2.303 अपॉन RT अपॉन NF log KC। बेटा KC जो है वो तो है आपका सेल स्थिरांक, और ई नॉट सेल जो है वो है आपका मानक सेल विभव। क्योंकि जब नष्ट इक्वेशन लिखते हैं तो लिखते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन RT अपॉन NF log KC। ठीक है, तो इसके वैल्यू को हम लोग 0 मान के इसको यहां से सॉल्व जब हम करेंगे तो माइनस नहीं आएगा बेटा, प्लस आएगा, यहां से प्लस आएगा, प्लस इसमें इस सेल की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू यहां से। संदर्भ इलेक्ट्रॉन का उदाहरण है, देखिए हम लोगों के सिलेबस में मैंने आपको भी बताया था, संदर्भ इलेक्ट्रॉन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं SHE। ठीक है, SHE। नेक्स्ट है हमारे पास लवण सेतु, जो क्या होता है, देखिए जब हमारे पास हम विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं तो विद्युत रासायनिक सेल में दोनों सेल के कंपार्टमेंट जो होते हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट और एनोडिक कंपार्टमेंट, उन कंपार्टमेंट को जोड़ने वाला जो सेल होता है, जो मीडियम होता है, वो एक तो वायर से कनेक्ट होते हैं, और उन दोनों सॉल्यूशंस को या इनर सर्किट को पूरा करने के लिए हम एक उपकरण लगाते हैं जिसका नाम है लवण सेतु। लवण सेतु में लवण भरे होते हैं, लवण विलयन भरे होते हैं, और उसमें भरा क्या होता है, KCl और एगर एगर भरा होता है। एगर एगर एक जेल जैसा पदार्थ होता है, जेली टाइप। तो KCl और
एगर एगर भरा होता है, एगर एगर भरा होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं दोनों। नेक्स्ट आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं खत्म। अब यहां से हमारे पास जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो चालू हो गए हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट आंसर टाइप नहीं है, इसमें आपका 1.5 का है, लॉन्ग आंसर टाइप है। 1.5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके आ गए हैं। गैल्वेनिक सेल की अर्ध सेल अभिक्रियाएं लिखिए। देखिए, कोई सेल जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो एनोड होता है और एक होता है आपका कैथोड। तो एनोड की रिएक्शन को होते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया और कैथोड की रिएक्शन को अर्ध सेल अभिक्रिया। अब एक पर इलेक्ट्रॉन पर अपचयन होगा, एक पर आपका ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन जो अपचयन होगा उसको अपचयन अर्ध अभिक्रिया, फिर दोनों को जोड़ के संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखते हैं, फिर जाके सेल की रिएक्शन कंप्लीट होती है। चलिए, एनोड पर जिंक जो है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, क्योंकि जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। इलेक्ट्रॉन देना मतलब वी इलेक्ट्रॉनीकरण को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण। और यहां कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं जो जिंक ने दिए हैं, और कॉपर +2 कॉपर में चेंज हो गया है, मतलब टोटल सेल अभिक्रिया Zn+Cu+2 और Zn+2+Cu। ठीक है, इस प्रकार से आप इस सेल की अभिक्रिया लिख सकते हैं। मानक इलेक्ट्रॉन विभव कैसे कहते हैं? जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता, जब कोई अर्धसेल अभिक्रिया है उसमें प्रयुक्त तो सभी स्पीशीज की सांद्रता कितनी होती है? इकाई होती है। सांद्रता कितनी होती है? इकाई होती है, या एक इकाई होती है, तो उस अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। देखिए, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव क्या होते हैं? अगर सेल में इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण हुआ है तो उसका ऑक्सीकरण विभव होगा, और इलेक्ट्रॉन पर अगर अपचयन हुआ है तो उसका अपचयन विभव होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ऐसा मानते साइन कन्वेंशन में कि हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो अपचयन विभव वाली टर्म यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन विभव दोनों की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू, वो सेम होती है, लेकिन डिफरेंस होता है वो चिन्ह का होता है, साइन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण विभव बोले तो ऑक्सीकरण पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट देखिए भैया, विद्युत रासायनिक सेल के लिए नष्ट इक्वेशन बताइए। तो नेक्स्ट इक्वेशन पूछी गई है पेपर में, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/2F ln Zn+2 अपॉन कॉपर+2। देखिए ये कैसे बना है, ये कैसे बना है। देखो, आपके पास नष्ट इक्वेशन होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/2F ln Kc, ये होती है नष्ट इक्वेशन। Kc होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब इस ln को लॉग में चेंज करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 का। ठीक है, इस तरीके से F जो है वो आपके फेराडे है, मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और 2 जो है वो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां से। ठीक है, तो इक्वेशन याद रखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/2F ln Zn+2, बोले तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। चलिएगा, ये हो गया आपका फिनिश। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखो। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। देखिए, कप्पा होता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ये होता है प्रतिरोधकता रो का व्युत्क्रम। ठीक है, और रो का व्युत्क्रम होता है, तो इसमें रो बराबर जो होता है वो होता है आपका, रो बराबर जो होता है वो होता है आपका L/AR। कैसे भाई? क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास जो R होता है वो प्रोपोर्शनल होता है L के, R प्रोपोर्शनल होता है 1/A के। तो इन जब सबको लेते हैं तो हमारे पास रो की वैल्यू आती है L/। अब इसमें हमको यूनिट लगानी है, तो बेटा इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, R की यूनिट होती है ओम, और A की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कंप्लीट की यूनिट जो बनेगी वो बनेगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीमेंस, इसको बोलते हैं मीटर इनवर्स। तो सीमेंस मीटर इनवर्स की क्या बन जाएगी? इसकी यूनिट बन जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो है वो सेल स्थिरांक की बात कर रहा है। सेल स्थिरांक क्या है? इसका सूत्र व इसकी इकाई लिखो। किसी सेल में, देखो ये सेल हमारे पास बन गया, इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा जी। मान लो ये राइट साइड वाला है तो इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और ये लेफ्ट वाला है तो इसको बोलते हैं एनोड। तो बेटा जी कैथोड और एनोड दोनों सेल के
जो समांतर हैं सेल, उनके बीच की दूरी ए एल, और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है इलेक्ट्रोड का, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को, मतलब कि सेल स्थिरांक को हम लोग लिखते हैं जी स्टार से। तो जी स्टार जो होता है वो होता है आपका सेल की लंबाई और उसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। तो लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए, एल का जो मात्रक है वो है आपका सेंटीमीटर, और ए का जो मात्रक है वो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो लेंथ अपॉन एरिया, ये लंबाई अपॉन क्षेत्रफल, और यहां से आपके पास जो बनेगा वो बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, या फिर इसको मीटर इनवर्स कह सकते हैं सेल स्थिरांक की इकाई को। चलिएगा भाई देखो सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है या मीटर इनवर्स आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जाने वाले दो अन्य पदार्थों के नाम। बेटा हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन सेल में तीन चीज प्रयुक्त होती है, हाइड्रोजन, एक होता है आपका मीथेन, और एक होता है आपका मैथेनॉल, ठीक है। ये तीन चीजें प्रयुक्त होती हैं। तो हाइड्रोजन को अगर छोड़ दूं मैं H2 को, तो बेटा मेरे पास मैथेन और मैथेनॉल बचेंगे। तो मीथेन और मैथेनॉल इसमें पदार्थ आएंगे। लोहे के संचारण में प्रयुक्त होने वाले उत्सर्ग इलेक्ट्रोड का नाम लिखो तथा यह संचालन को कैसे रोकता है। देखिए उत्सर्ग इलेक्ट्रोड अधिक सक्रिय धातु लोहे से बना होता है, मतलब कि लोहा जो है उससे अधिक सक्रिय धातु। उत्सर्ग इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि ऐसी धातु जो लोहे को प्रोटेक्शन दे, उसके जंग ना लगे लोहे पर। तो ऐसी कौन सी धातु है हमारे पास? ऐसी धातु है हमारे पास लोहे से सक्रिय Mg और Zn धातुएं स्वयं ऑक्सीकृत होकर लोहे को जंग से बचाती है। इसको कैथोडिक संचारण कहते हैं। देखिए बेटा जी, कैथोडिक संचारण बोलते हैं इसको क्योंकि ये धातुएं खुद ऑक्सीकृत होती हैं, लोहे को ऑक्सीकृत होने से बचाती हैं, इसलिए ये बलिदानी सुरक्षा भी बोलते हैं इसको। बलिदानी सुरक्षा मतलब ये बलिदान देती है अपना लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है जी। ये हो गया। क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? तो देखिए भाई, जिंक का जब पात्र है तो कॉपर सल्फेट का विलयन उसमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बेटा जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ऋणात्मक होता है तथा कॉपर का मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है धनात्मक। देखो जिंक का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो होता है आपका Zn+2/Zn बराबर माइनस के 0.76 वोल्ट, और कॉपर प्लस टू अपॉन कॉपर इसका होता है प्लस के 0.34 वोल्ट। तो बेटा इसका होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव, और जिंक और कॉपर का होता है धनात्मक। अगर जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट रखने पर जिंक जो है वो जिंक आयनों में ऑक्सीकृत हो जाता है। जिंक जो है वो जिंक के आयनों में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत। तो जस्ते के पात्र में कभी भी कॉपर सल्फेट को नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। अरे अधिक सक्रिय है उससे भाई, तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। चलिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग किसी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता घटने पर चालकता घटती है परंतु मोलरता चालकता बढ़ती है। अरे भाई ये वही क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, समझा देता हूं एक बार। तनुकरण करने पर सांद्रता घटाने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है तो चालकता घटती है, क्योंकि तनुता बढ़ाएंगे तो प्रति इकाई आयतन में, अरे भाई बिलियन का आयतन भी तो बढ़ेगा, पानी डालेंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या में क्या होगी? कमी। और प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या में अगर कमी हो रही है तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो विलयन है हमारा उसमें क्या होगा? चालकता उस विलयन की घट जाएगी। लेकिन लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा अपॉन सी। सी का मतलब सांद्रता। सांद्रता अगर कम कर रहे हैं, देखो लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा अपॉन सी, या कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन सी। तो बेटा ये सांद्रता कम कर रहे हैं, मतलब मोलर सांद्रता बढ़ेगी, मोलर चालकता बढ़ेगी। अरे इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगी नहीं क्या भाई? चलिएगा नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है भाई, हर साल ही लगभग बार पूछा गया है न्यूमेरिकल है। तो आप इस न्यूमेरिकल को देखो एक बार ढंग से। 25 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम एसीटेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः इतनी 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 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा ध्यान रखना है इसका, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो देखो लैम्डा एम की जो यूनिट है वो है आपकी सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा इक्विवेलेंट की जो है वो है आपकी सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो याद रखना भाई इसको। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये क्वेश्चन कोलरास नियम का अनुप्रयोग से है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है एसिटिक एसिड, इसकी
मोलर चालकता जो है वो हमको ज्ञात करनी है प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में। इनकी वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको जोड़ने घटाने में भी गलती कर देते हैं। ये वैल्यू इसमें एडिशनल दे रखी है, बुक का क्वेश्चन है, ये वैल्यू इसमें एडिशनल दे रखी है, ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में दे रखा है। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहां से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारे पास -4 नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया कोलरास नियम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निकल कैडमियम सेल के उपयोग के समय जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कौन सी होती है, कुल सेल अभिक्रिया कौन सी होती है। देखिए कुल सेल अभिक्रिया होती है कैडमियम जो है वो इसके साथ, क्योंकि पिछली बार निकल कैडमियम सेल का डायग्राम पूछा गया था, हो सकता है कि इस बार टोटल सेल रिएक्शन पूछ जाए। तो कैडमियम जो है वो NiOH का होल थ्राइस के साथ रिएक्शन करता है, कैडमियम ऑक्साइड बनाता है, और निकल जो है वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, और वर्क यहां से क्या होता है, बाहर निकलता है। चलिएगा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ गया आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में यहां से देखिए 298 केल्विन पर 0.01 एम केसीएल विलयन की चालकता 0.00141 सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता की गणना करो। देखो मोलर चालकता का फॉर्मूला कप्पा मल्टीप्लाई 1000/m, सारी चीजें फॉर्मूला याद है तो सारी वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी। मात्रक का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ओम इनवर्स का मतलब सीमेंस होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, क्योंकि तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता का फॉर्मूला यही होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान -2.37 वोल्ट है तो इसके मानक ऑक्सीकरण विभव का मान, देखिए बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों के जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, गणितीय मान समान होते हैं, लेकिन उनके जो चिन्ह होते हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो कैसे चिन्ह में डिफरेंस होगा, देखिए अपचयन विभव बराबर माइनस के ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण व अपचयन विभव का मान समान है परंतु चिन्ह विपरीत है, तो ऑक्सीकरण विभव कितना आएगा, प्लस के 2.37 वोल्ट आ जाएगा। चलिएगा अगला सवाल जो है वो है, कॉपर सल्फेट विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघट्य किया गया है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा। यह है आपका फैराडे के नियम से, भाई किससे है, फैराडे नियम से बनेगा सवाल। और फैराडे का नियम क्या होता है, फैराडे का नियम होता है आपका कि हमारे पास समय Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है IT, तो हमारे पास यहां से अगर हम बात करें तो Q बराबर ZIT हमारे पास यहां से आ जाएगा, और Z होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। तो इसमें अभिक्रिया कौन सी होगी, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो NF की वैल्यू आएगी 2 × 96500 कूलाम। चलिएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, धातु का अनुभार होता है 63, प्रवाहित आवेश कितने हैं, 900 कूलाम आवेश प्रवाहित है। कैसे निकालें, क्योंकि IT होता है Q बराबर, I की वैल्यू है 1.5 और T की वैल्यू जो है वो 600 सेकंड है। मिनट को सेकंड में चेंज जरूर करेंगे, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिनट को सेकंड में चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो कॉपर जो है उसका द्रव्यमान, क्योंकि ये सवाल NCERT का है तो एक ही सवाल बनता है यहाँ से, तो कॉपर का द्रव्यमान याद रखना 63.5 भी हो सकता है और 63 भी हो सकता है, दोनों करके आएंगे, कोई खास बात नहीं, गलत नहीं होगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र, अब देखिए ये चित्र जो है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं किस तरीके से आपको चित्र बनाने हैं। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र है। सबसे पहले आप इस तरीके से एक बीकर बनाएं, उस बीकर टाइप में आप लोग क्या करें, एक कांच की इन्वर्ट यू ट्यूब लें, और इस ट्यूब को यहां से आप लोग क्या करेंगे, खुला छोड़ेंगे, ठीक है, और यहां से आप इसमें H2 गैस 1 ATM पर पास कराएंगे, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक PT का जो टुकड़ा होगा उसको आप लोग बांधेंगे, प्लेटिनम पत्र जो होगा, PT का टुकड़ा लिख के आ जाएंगे यहाँ, PT का टुकड़ा, और इसको इस वायर से जोड़ देंगे। ये आपका कनेक्टिंग वायर है जिसको बोलते हैं हम लोग तार, ठीक है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो 1.00
m मोलरता का H प्लस सोल्यूशन है या HCl सोल्यूशन है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये डायग्राम हो गया। सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती, अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। मतलब अनंत तनुता का मतलब है कि सीमा जो है वो पूरी पार हो गई है किसकी? चालकता की। इसके ज्यादा चालकता अब नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, चलिएगा। किसी विलयन की अनंत अनुता पर जो सांद्रता होती है उसको बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। अब देखिए, दीर्घ उत्तर वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें 3 अंक का है। शुष्क सेल का क्रियाविधि नामांकित चित्र बनाइए। तो शुष्क सेल जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या क्या उसमें होता है। देखिए, ये एक शुष्क सेल है। इस सेल में क्या होता है? एक तो कार्बन की छड़ होती है, कार्बन की छड़ होती है ग्रेफाइट की। उस छड़ को हम लोग मखमली थैली में रखते हैं और उस थैली के अंदर पेस्ट भरा होता है Mg मैग्नीज MnO2 का, डाइऑक्साइड का, प्लस कार्बन चूर्ण भरा होता है उसमें। ठीक है भाई, और इसमें अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। और ये जो बाहर का आवरण होता है वो जिंक का होता है बेटा। किसका होता है? जिंक का। एक कमी इस सेल में है कि सेल की जो क्षमता है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये सेल जो है वो समय के साथ साथ संचारित होता चला जाता है। क्योंकि इसमें जो लास्ट में पदार्थ बनता है वो NH4 प्लस बनता है, और NH4 प्लस बनने की वजह से ये सेल जो है वो अपनी कार्यावधि के दौरान लास्ट टाइम पर जब जाता है तो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये इसकी कमी है, क्योंकि NH4Cl जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है भाई, ये हो गया इस सेल के लिए। नेक्स्ट सेल जो है आपका वो है आपका लैक्लांसी सेल। श्रवण पत्र घड़ियों तथा जैसी विद्युत कम मात्रा में आवश्यकता वाली युक्तियों के लिए कौन सा सेल आवश्यक होता है? क्रियाविधि लिखिए। मरकरी सेल होता है। इसमें एनोड जो होता है वो जिंक मरकरी का होता है, जिंक मरकरी अमलगम का होता है, मतलब ZnHg अमलगम का होता है। और कैथोड जो होता है वो HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिंक ऑक्साइड और KOH का पेस्ट बढ़ते हैं। ये इस सेल के बारे में बात हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका कि वाहनों और गाड़ियों के इन्वर्टर में जो सेल यूज होता है वो कौन सा सेल है, उसकी क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए, ये सेल जो होता है वो होता है आपका सीसा संचायक सेल। कौन सा होता है बेटा जी? सीसा संचायक सेल। और नाम से क्लियर है, संचायक का मतलब, सीसा का मतलब क्या होता है? पीबी वाला सेल है, लेड वाला सेल है भाई। ये कौन सा सेल है? लेड वाला। तो इसमें क्या होता है? दो, एक एनोड एक कैथोड होता है। तो एनोड जो होता है वो तो होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल जिसको पीबी बोलते हैं, और कैथोड जो होता है वो पीबी O2 से भरा हुआ लेड का ग्रिड होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो विलयन बढ़ते हैं वो 38% H2SO4 का विलयन बढ़ते हैं। ये भी बहुत जरूरी है इस सेल के अंदर आपको लिखना। बाकी इसकी रिएक्शंस आपको याद रखनी है। सेल की समग्र रिएक्शन देखो, सेल में क्या होता है? एनोड की रिएक्शन कैथोड की। पीबी जो है वो SO4 एच, क्योंकि इसमें H2SO4 भरा गया है तो H2SO4 से SO4 - 2 आयन लेके PbSO4 में चेंज होगा। और PbO2 है वो भी आपका PbSO4 में चेंज होगा। तो टोटल सेल अभिक्रिया जब आप लिखोगे तो आपके पास 2 PbSO4 आएंगे, 2 पानी आएंगे, 2 H2SO4 आएंगे, और Pb और PbO2 आएगा। क्योंकि इसका लिया है आपने एनोड, इसका लिया है आपने कैथोड, ये लिया है आपने विलियन में, और ये दो आपके पास यहां से बन रहे हैं। ठीक है, 2 PbSO4 और ये आपका। अब अगर आप बात करें कि सेल के डिस्चार्ज होते समय रिएक्शन, तो ये है। और अगर इसको चार्ज करते समय करेंगे तो इस रिएक्शन को उल्टा लिखेंगे, क्योंकि PbSO4 दोनों में बनेगा और एक के साथ तो पानी मिलाएंगे। और आपने देखा होगा कि सेल में पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि सेल को चार्ज करते समय उसमें पानी डालते हैं। ये बैटरियों में आने वाला काम आने वाला सेल है। नेक्स्ट जो है आपका ईंधन सेल की क्रियाविधि को चित्र सहित समझाइए। ईंधन सेल की विशेषताएं बताते हुए ये अन्य सेलों से तुलना करें इसकी। देखिए, ईंधन सेल जो है वो अन्य सेलों में, ईंधन सेल हाइड्रोजन, मेथेनॉल, मैथेन जैसे ईंधनों के दहन की ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भैया जी, ईंधन सेल जो है वो 3 कंपोनेंट काम में आते हैं, मैथेन, मैथेनॉल और हाइड्रोजन गैस। इन तीनों को किसमें बदलता है? वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ईंधन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईंधन सेल बोलते हैं। और
नेक्स्ट इसके बारे में और आपको जानकारी दूं, ये सेल का डायग्राम आपको याद होना चाहिए। इसमें आपका यहां से H2 गैस, इधर से O2 गैस दे रहे हैं, ठीक है। ये एनोड है आपका और ये आपका है कैथोड। ये देखिए दोनों, ये एनोड है आपका, ये कैथोड है, बिल्कुल सिंपल है ये। इसके अंदर यहाँ KOH वगैरह का विलयन विद्युत अपकट्टे भरते हैं और ये H2O यहाँ से क्या होता है, बाहर होता है। कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, ये सेल बन गया भाई। इस सेल की विशेषताएं क्या है, इस सेल में प्रदूषण नहीं फैलता है। प्रदूषण क्यों फैलेगा, जब पानी बन रहा है इस सेल से तो प्रदूषण नहीं फैलता है। इसकी दक्षता 70 से 80% होती है। इससे निकलने वाला जल उपयोग में लाया जाता है। जो एरोनॉट्स होते हैं, मतलब कि जो विमान में जब ये सेल का प्रयोग किया जाता है तो वहां पानी की जब कमी आती है अंतरिक्ष में तो ये सेल का पानी बना करके पीते हैं, ठीक है। ये काम आता है। नेक्स्ट है आपका संचारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रियाविधि को समझाते हुए दर्शाइए एवं एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, ये बताना है आपको। संचारण रोकने के लिए कौन सी विधियां होती हैं। संचारण होता है किसी भी चीज का खराब होना। देखिए संचारण और जंग में अंतर बताऊं। जंग तो है ना, वो तो एक स्पेसिफिक चीज है कि लोहे पर ही लगता है, लेकिन संचारण जो है वो स्पेसिफिक चीज नहीं है, वो एक कंप्लीट फिनोमिना है। जैसे आपकी चांदी है तो चांदी का काला हो जाना, पीतल है उस पर हरी कोटिंग लग जाना, ये संचारण है। लेकिन अगर हम बात करें कि लोहे पर जंग लगना भी संचारण है, बिल्कुल है। लोहे पर जब जंग लगता है तो उसको संचारण की श्रेणी में ले सकते हैं, ठीक है। तो धातुओं की सतह पर ऑक्साइड व अन्य लवणों की मंद गति से अपने मूल रूप को खो देती हैं, इसे संचारण बोलते हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, पीतल पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये इसके उदाहरण हैं। बेटा ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन जो होता है उत्प्रेरक का काम करता है, एनोड पर Fe रिएक्शन करता है। टोटल सेल अभिक्रिया में हमारे पास ये बनता है। अब वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकरण करता है इसको, Fe+2 से Fe+3 में चेंज हो जाता है। संचारण में एक काम आपको ध्यान रखना है, Fe+2 से Fe+3 में ये चेंज हो जाता है। और इसको रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो कौन कौन से किए जाते हैं। धातु की सतह का पर पेंट करना, धातु पर अन्य धातुओं की परत चढ़ाना जिसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं। जैसे सक्रिय धातु की परत चढ़ा दी धातु पर तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। जैसे कि मान लो लोहा है, लोहा पर आपने मैग्नीशियम धातु की परत चढ़ा दी तो क्या होगा, वहां से मैग्नीशियम धातु जो है वो खुद सेल्फ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। धातु को अधिक सक्रिय धातु से जोड़कर मतलब उत्सर्ग इलेक्ट्रोड बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि Zn+2 में बताइए कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है और क्यों। देखिए इसमें आपके पास ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है क्योंकि जिंक जो है उसका हो रहा है ऑक्सीकरण, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बेटा जी जिंक जो है वो आपका है एनोड। क्या है बेटा, एनोड, क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जिंक है आपका एनोड और ऋणावेशित भी जिंक है। तो जिंक क्या है आपका ऑक्सीकरण और एनोड, और ये ऋणावेशित है। कौन सा आवेशित है बेटा, ऋणावेशित, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका जो है वो पूछ रहा है कि सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन है। तो सेल में जो विद्युत धारा के वाहक हैं वो है आपके, सेल में जो विद्युत धारा के वाहक हैं वो है आपके धनावेशित इलेक्ट्रॉन। कौन है आपके, धनावेशित, सॉरी सेल में जो विद्युत धारा के वाहक हैं तो जिंक जो है वो ऋणावेशित है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और Zn+2 में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा रहे हैं। तो Zn ऋणात्मक आवेशित है क्योंकि Zn धातु से Zn+2 रूप में इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर विलयन में चले जाते हैं। तो फिर कौन है इलेक्ट्रॉन है वाहक, किसके, Zn के। नेक्स्ट जो है आपका सेल में विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन है, दोबारा दे दिया है वही। एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन, भैया आप रिएक्शन पहचान सकते हैं, एनोड की और कैथोड की 2 रिएक्शन आपको दे रखी है। ये जो चिन्ह होता है आपको सेल रिएक्शन बताने का, भाई इसको बोलते हैं स्लैश। Zn+2, इसमें देखो Zn+2 में चेंज हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ इसमें, ठीक है। और इसमें Ag++ में Ag+ जो है वो Ag में चेंज हुआ तो इसमें रिडक्शन हुआ है। इसमें 2 खड़ी लाइनें जो है वो लवण सेतु को दर्शाती हैं। लवण सेतु एक इन्वर्ट यू ट्यूब होती है, इन्वर्ट यू ट्यूब होती है। इस यू ट्यूब में यहाँ कॉटन प्लग लगे होते हैं, कभी पूछ ले आपको तो बना देना भैया, कॉटन प्लग लगे होते हैं और इसमें KCl KNO3 का और एगर एगर का जेल भरा होता है, पेस्ट भरा होता है और उल्टे यू आकार की नली होती है। नेक्स्ट है आपका कोलरास का नियम। कोलरास का नियम क्या है वो नियम देखते हैं। कोलरास का नियम होता है कि विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है।
लैम्डा इनफाइनाइट एम बराबर प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम प्लस प्लस माइनस लैम्डा इनफाइनाइट एम। तो बेटा जी यहां से हमारे पास ये तो है धनायन की मोलर चालकता, ये है आपके ऋणायन की मोलर चालकता, ये ऋणायनों का नंबर है और ये धनायनों का नंबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपकी मोलर चालकता। किस पर? सीमांत मोलर चालकता, बोले तो अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है, चलिएगा भाई। कर रहा हूं। हेलो, देखिए, दुर्बल वैद्युत अपकट्टियों की चालकता ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपकट्टियों के वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करने में करते हैं, और इसके स्वतंत्र अभिगमनांक को ज्ञात करने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये कोलरास का नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है और ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चलिएगा भाई, गैल्वेनिक सेल के लिए नष्ट इक्वेशन व्युत्पन्न कीजिए। नष्ट इक्वेशन और गैल्वेनिक सेल के विद्युत वाहक बल एवं किस मुक्त ऊर्जा में संबंध को आप लोगों को बताना है। बिल्कुल अच्छा, सिंपल, सरल, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ये कोई रिएक्शन है, सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन विभव जो है वो आपका ये है, तो इलेक्ट्रॉन विभव को निकालते हैं हम इस तरीके से। अब नष्ट इक्वेशन को हम लोग अगर बात करें तो नष्ट इक्वेशन होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के, ये होती है नष्ट इक्वेशन। अब नष्ट इक्वेशन में हम लोगों को ये दोनों इक्वेशन जो है वो लिखनी है और दोनों इक्वेशन बनानी हमको, और दोनों इक्वेशन बना के अर्ध सेलों के लिए फिर उसको पुट करना है कंप्लीट नष्ट इक्वेशन में। और ये होता है हमारे पास डेल्टा जी, बोले तो गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ होता है फैराडे नियतांक जिसकी वैल्यू 96,500 होती है कूलाम। और नेक्स्ट आपके पास है ई सेल, इसको बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ये हो गया भाई कंप्लीट आपका। ठीक है, चलिएगा, तो आज का ये सेशन यहाँ पर होता है समाप्त, और इसी के साथ में आप सभी को एक बार पुनः आपके जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये वीडियो जो है वो पूरा देखा होगा और आपको इससे बहुत ही लाभ मिला होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे की जो श्रृंखला में हमारा एक टॉपिक और फिजिकल केमिस्ट्री का बचा हुआ है उसको आप देखेंगे। आपके लिए इस चैनल पर जो है आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत चीज़ें डाली जा रही हैं, तो आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। जैसे आपके आंसर की बोर्ड की कैसी होती है, इसके अलावा आपके मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप बोर्ड का पेपर करके आएँ जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे में से पूरे आए। क्योंकि आप जिस सपने को देख रहे हैं उस सपने में आपको जब सफलता में वो सपना आपका तब्दील होगा तो उसका एक अलग ही मजा होगा। तो आपके लिए आज का ये सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू।